हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके सीडीएस, कुछ एफकेट और कुछ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इन सभी एग्जाम्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट किए हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है और अब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है वो मैं आपको कराऊंगा। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए आपको, एक ऐसी पीडीएफ जो अनसॉल्व है आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एक ऐसी जिसके अंदर पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो दोनों की दोनों पीडीएफ जो हैं वो मिलेंगी आपको टेलीग्राम के ऊपर। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं या उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अपने आप टेलीग्राम के चैनल पे पहुँच जाएंगे। और नाम मैं आपको बता दूं, एग्जाम टॉक्स नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप सर्च करें और पीडीएफ लें। साथ में ये जो क्वेश्चंस हैं अभी हम करेंगे पॉलिटी के, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, और टॉपिक वाइज भी हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कवर करूँगा आपका इन सभी एग्जाम्स के लिए। अब जैसे ही पॉलिटी के ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनके भी क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ में मैं आपको अलग जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप भी मेरे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी। और अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो भाई चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। जो पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने 25 क्वेश्चन जो हैं वो किए थे। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। तो ये गया क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है और पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। क्या क्वेश्चन कहा है इन्होंने, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26, 1949। देखो मैंने जब हमने किया था क्या चीज़ की थी, हमने किया था साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेरा प्रथम कदम बैच है उस प्रथम कदम बैच को देखोगे ना अगर आप, तो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जितने भी ये मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा सारे के सारे सोल्व कर पाओगे भाई डेफिनेटली। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहता है वो पहले प्रथम कदम बैच को देखे और साथ में इस क्लास को भी अगर अटेंड करेगा तो उसके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक्सेप्शन होता है, सारे के सारे कई बार हम नहीं कर पाते, पर मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आप सारे के सारे बना के आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा है कि कुछ प्रोविजन ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके नवंबर 26, 1949 को ही लागू हो गए थे। तो इनमें से कौन कौन से प्रोविजन थे, तो देखो मैंने कहा था कि आपका एक तो सिटीजनशिप वाला प्रोविजन, दूसरा इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि देखो ये चीज़ लागू करोगे तभी तो आप बता पाओगे ना किस तरीके से आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, और थर्ड आपका प्रोविंसेस से रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस थे कि भाई अलग अलग स्टेट्स की क्या पावर है, क्या कुछ वो कर सकती हैं, ये तीनों जो हैं ये तो लागू हो गए थे उसी दिन। और जो फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न है ये आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से ही। तो जो स्टार्टिंग के 1, 2 और 3 हैं वो सही आंसर है हमारे। तो हम इसमें बता देंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर। कि इनमें से कौन सा वो एक्ट है या कौन सा वो कानून है जो अंग्रेजों ने पास किया और इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई लेजिस्लेचर के अंदर पहली बार। एक तो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई, ठीक है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है आपका जुडिशरी। ठीक है, और लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करने का, और जुडिशरी का काम होता है उनको देखने का, ठीक है, कि वो कानून सही बने हैं या नहीं बने। तो भाई जो लेजिस्लेटिव है उसके अंदर इंडियंस ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कब किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडियंस को पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही। ये सभी को पता है कि 1937 में क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, और उन इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ था,
सीट आई 208 तो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और 73 सीट्स आई थी मुस्लिम लीग की। सॉरी भाई, तबीयत थोड़ी सी खराब है तो सॉरी। स्टार्ट करते हैं इसको। तो मुस्लिम लीग की भी सीट आई और इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी। पर 1939 में जो आपकी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लेजिस्लेचर के अंदर पावर में आई थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करवा दिया था बिना इंडिया के पॉलिटिशियंस थे उनके बिना पूछे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। 1937 में इलेक्शन हुए थे, तो यानी 1935 में लेजिस्लेटिव के अंदर इंडियंस को पार्टिसिपेशन मिला। नेक्स्ट आता है, चलो यहीं से कर लेते हैं। नेक्स्ट है द क्राउन टुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड, कि कब ब्रिटेन की महारानी ने या ब्रिटेन के सिंहासन ने भारत के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया या डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। तो भाई 1857 की क्रांति के बाद एक कानून पास किया गया था और उस कानून के तहत भारत को डायरेक्ट ब्रिटेन की क्राउन के अंडर ले लिया गया था। तो 1857 के बाद एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वॉइसरॉय का पद यहीं से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे ड्यूरिंग आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, तो यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1857 की क्रांति के समय में। अगर आपसे पूछे पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, तो पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। एक और पद बनाया गया था यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये कौन था? ये आपका था लॉर्ड स्टैनली। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? लॉर्ड स्टैनली। तो इन चीज़ों को भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम कर रहे हैं भाई प्रैक्टिस सेशन, जितनी चीज़ें पॉसिबल होंगी मैं बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा चीज़ें हमें इनके बारे में जाननी है, जैसे चार्टर एक्ट 1833 में क्या था, 1858 में, 1861, 1935, तो डेफिनेटली आप प्रथम कदम बैच के साथ जा सकते हैं। और अगर आपने सारा का सारा टॉपिक या सिलेबस कवर कर रखा है तो आप इस सीरीज या इस बैच के साथ जा सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आते हैं 29th क्वेश्चन के ऊपर। 29th क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इनमें से किस तरीके का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यानी सेकंड ठीक हो गया। लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिल्कुल सही बात है। 60% इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर बेस है। तो यानी ये भी सही है और ये भी। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इसमें है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं 30th क्वेश्चन के ऊपर। 30th क्वेश्चन में कहा गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस ए सेकुलर स्टेट, मीनिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो ये सेकुलर का मीनिंग क्या है रे भौड़ा? ठीक है, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, सेकुलर का मीनिंग क्या है? तो सेकुलर का मीनिंग होता है जहाँ पे हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी एक धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या किसी एक को स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ये बात आपकी सेकुलर के अंदर होती है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वली, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड अगर बात करें, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल, ये बात भी आपकी क्या है? सही है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की, ठीक है, आज़ादी है कि वो किसी भी तरीके से अपना धर्म अपना सकता है और पाठ पूजा कर सकता है। थर्ड देखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। नहीं भाई, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर कुछ आपके रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई हैं, ऐसा नहीं है वो कुछ भी करा सकते हैं। द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बात भी सही है। आपका जो आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 15 जो है वो कहता है कि जो स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी रिलीजन के बेसिस पे। और आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक व्यक्ति को। तो यानी फर्स्ट सही है, सेकंड और फोर्थ। तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन भी स्टूडेंट्स को PDF बाई चाहिए तो टेलीग्राम पे जाएं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स।
और इंस्टाग्राम आपका अपना है, आप फॉलो करें ना करें, पर आपका जो डाउट है, क्वेश्चन है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, Which of the following was adopted from the Mauryan dynasty in the emblem of government of India? इनमें से कौन सी चीज को हमने मौर्यन डायनेस्टी से लिया है जो कि इंडियन एम्बलम के अंदर है? तो भाई हम सभी को पता है जो 4 लोयन है इंडियन एम्बलम के अंदर, क्या है भाई? 4 लोयन है, वो हमने कहाँ से लिए हैं? मौर्यन डायनेस्टी से हमने लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय, इनमें से ऑफिस जो है गवर्नर जनरल का ऑफ इंडिया का, वो कब बनाया गया, कौन से एक्ट के तहत बनाया गया? तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब बात करते हैं पहला गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वो था लॉर्ड विलियम, अरे यार ऊपर कैसे गया ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर मैं बात करूं इस बंदे की, इसने सती सिस्टम स्टॉप किया, ठगी सिस्टम स्टॉप किया इंडिया के अंदर या बंद किया, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया था, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? तो हम सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? फादर ऑफ नेशन कौन है? फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आप बताएंगे BR अम्बेडकर से रिलेटेड। और BR अम्बेडकर जो हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगस्त 1947 में बनी थी, पर आपको डेट बतानी है, अब बताओ डेट, ठीक है। मैं बताता हूँ, चलो 29 अगस्त को ही बनी थी, ठीक है। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत सारी किताबें जो हैं ऐसी इसने लिखी हैं। वल्लभ भाई पटेल, इसको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसने तो भारत का यूनिफिकेशन किया था पटेल ने, और बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, इस करके पटेल को बिस्मार्क भी कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर एटले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस? देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक तो ये कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत आज़ाद हुआ, दूसरा ये भारत को आज़ाद कराया, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर एटले ने किस डेट को फिक्स किया था कि इस मंथ में हम इस ईयर में भारत को आज़ाद कर देंगे, तो ये बात इन्होंने कही थी जून 1948 के लिए। पर जून 1948 के लिए तो कही थी इन्होंने, पर कर दिया इन्होंने भारत को पहले ही आज़ाद, ठीक है। भारत को आज़ाद कब कर दिया था इन्होंने? 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी? भाई प्रीएम्बल को किसने प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने? तो ये थे भारत के पहले मंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने प्रीएम्बल को कैसे इंट्रोड्यूस किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम से। किस नाम से? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम से। अब इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, वो हम आपको बताएंगे। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये इंट्रोड्यूस किया गया भाई, इंट्रोड्यूस ऑन 13 दिसंबर 1946। पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन आपका 22 जनवरी 1947। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके प्रीएम्बल बनेगा। और इस प्रीएम्बल को कब एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसको? प्रीएम्बल को, ठीक है। इसको किया गया 26 नवंबर
1949। तो सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन एक था पर हमने कितने क्वेश्चन बना दिए, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। बी एन राव कौन थे? लीगल एडवाइजर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, और एक मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं था। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट करते हैं भाई 37th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी सही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके? इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भाई गलत है, ब्रिटिश से थोड़ी ना यार, यूएसए से भी बहुत सारी चीजें ली हैं, जर्मनी से ली हैं, आयरलैंड से ली हैं, यूएसएसआर से ली हैं, साउथ अफ्रीका से ली है, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ। नहीं भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अकेले पे बेस नहीं था ये, और भी बहुत सारे, ऊपर तो क्या है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, नीचे कह दिया इंडियन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नहीं भाई बहुत सारे सोर्सेज थे। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात मुझे सही लगी। इट इज़ ओरिजिनल, नहीं यार ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ें हमने ओरिजिनली खुद डेवलप नहीं करी। तो ये क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस, यहाँ पे इसका आएगा आंसर। तो दोबारा बता रहा हूँ, पीडीएफ के लिए आप इन सभी जगह जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी जाएं, बिना कोई मैसेज करे आपको वहाँ पे ये पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी। जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके एग्जाम टॉक्स। ठीक है, 38th क्वेश्चन कहा गया है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग हमें करना है यहाँ पे। तो मैच द फॉलोइंग के लिए ये भाई थोड़ा सा इस तरीके से करना होगा, और यहाँ पे लिख देते हैं ABCD। तो गवर्नमेंट इसमें कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी आपकी स्टेट्स के अंदर। सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 में क्या लेके आए थे वो? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या लेके आए थे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मोरले मिंटो रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए भाई? मुस्लिम्स के लिए आया था सबसे पहले। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, यानी ये हो गया डी। अब करते हैं इसका सारा। ये आपका ए का क्या आएगा? ए का आएगा 3, बी का क्या आएगा? बी का आएगा 1, और सी का क्या आएगा? 2, और डी का आएगा 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक और लिख देते हैं 3, 2, 1, 4। ये हो गए सारे। इसको एक ये रह गया था, इसमें भी 4 कर लो यार, सॉरी 4 तो हो गया, इसमें 2 कर लेते हैं। तो आपका जो आंसर है 3, 1, 2, 4 ये आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा किसका आंसर है। आगे भी मैंने लिख दिया है, थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग एरर हो चुकी है, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। 39th क्वेश्चन है द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन द पैटर्न ऑफ। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है भाई? अमेंडमेंट रे, बताया था, बताओ जल्दी से, अरे बता दो, सॉरी रे गलती कर दी भाई। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो हमने लिया था साउथ अफ्रीका से। देखो अमेंडमेंट जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 368 में तो मेंशन है, और पार्ट नंबर 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जो कि आपका साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। जो पहला सेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। अगर मैं पूछ लूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो बॉम्बे के अंदर हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर के अंदर 1929 में, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है वो रखी गई थी मिस्टर नेहरू के द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। और यहाँ पे इन्होंने पहला इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 41 क्वेश्चन पे आ चुके हैं मेरे भाइयों, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंडियन सिविल सर्विसेज का, और ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन था चेयरमैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? देखो जहां पे भी वर्ड यूनियन मिल जाए आपको, तो 90% उसका जवाब जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे भी हम क्या किस पे जाएंगे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
कृष्ण स्वामी अय्यर ये ड्राफ्टिंग कमेटी का था। JB कृपलानी भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के अंदर एक कमेटी थी, उसके हेड थे। BR अम्बेडकर भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 42nd क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन सा बंदा मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, JB कृपलानी थे, KM मुंशी आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर थे। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण नहीं था। तो आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ फेडरल स्टेट। इनमें से कौन सा फीचर है फेडरल स्टेट का? NDA 2008 क्वेश्चन है भाई ये। द पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन। कि भाई आपका जो सेंटर और स्टेट्स है उसके बीच में पावर क्लियरली बताई जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इट हैज़ एन अनरिटन। ये गलत है भाई। जो आपकी फेडरल स्टेट होती है वहाँ पे कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? रिटन होता है। तो यानी स्टेटमेंट 2 तो होगी गलत और स्टेटमेंट 1 सही। तो इसका जवाब क्या होगा आपका? 1 ओनली। इस चीज़ को हम करेक्ट करेंगे। तो PDF के लिए आपको दिख रहे हैं ये सारे हैंडल, जाके आप कर सकते हैं PDF के लिए सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA 2008 क्वेश्चन है ये भी। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन था इंडिया का? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री भी यही थे और आपके फॉरेन मिनिस्टर भी यही थे। देखो ऐसा बताया जाता है कि आपका क्या बोलते हैं भाई, लेडी माउंटबेटन के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिलेशंस थे, पर ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं था। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है या पॉलिटिकल मूव है जो किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए है। एक बात बताओ यार, लॉर्ड माउंटबेटन को पता था, ठीक है, और उनके सामने वो मिलते थे। क्या कोई आदमी अपनी पत्नी को ऐसे मिलने देगा? नहीं मिलने देगा ना। तो ये ऐसे टोंट मारते हैं जवाहरलाल नेहरू के कि ये तो पहला फॉरेन मिनिस्टर था, फॉरेन में इसके अफेयर थे, इस तरीके से मतलब लोग कहते हैं यार। ठीक है, ये आपका जॉन मथाई, ये रेलवे मिनिस्टर था। क्या था? रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट रेलवे। ठीक है, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन था? जॉन मथाई था। लाल बहादुर शास्त्री, जैसा कि आप सभी को पता है कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर होम अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947 बाय द एडवाइजरी ब्रांच। किसके अंडर आपका पहला ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिपेयर किया गया, जो एडवाइज करते थे किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो भाई वो कौन थे? आपके BN राव जो हैं वो आपके लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। 46 क्वेश्चन पे आते हैं। 46 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CDS का, 2012 के अंदर आया हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कौन सी इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी है? टू फ्रेंडली कोऑपरेट टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्री। यार ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, पर आगे देखते हैं इससे अच्छी कोई है तो। टू डिफेंड द कंट्री, हाँ ये है भाई कि जब भी आपको देश की सेवा के लिए बुलाया जाएगा आप जाओगे, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो ये बात बिल्कुल सही मुझे लगी, तो इसका आंसर हम करके आएंगे ये। अपन इतिहास के बारे में और जानो ना यार, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका CDS का है, प्रीवियस ईयर 2011। द एफर्ट एट ड्राफ्टिंग ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज मेड इन द रिस्पॉन्स टू। कि आपका जो डोमिनेंट स्टेटस की बात करी गई है कि हमें डोमिनेंट स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, और उसके तहत आपने एक कमेटी भी बनाई थी। ठीक है, तो क्यों आपने डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड करी थी, किसके रिस्पॉन्स में? तो आपने बात करी थी साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स के अंदर। और साइमन कमीशन आया कब? 1928 में। कहाँ आया? बॉम्बे में आया, और लाहौर में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी, जो साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसको ब्लैक कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक कमीशन। और यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे भी दिए गए थे, साइमन गो बैक। भाई बच्चों को कुछ और याद रहे या ना रहे, पर साइमन गो बैक जरूर याद है। मेरे को भी यही चीज़ याद थी भाई, और बाकी कुछ नहीं पता था मेरे को स्टार्टिंग में साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स इन कैटेगरीज ए बी सी एंड डी इन द ईयर 1950. इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. 2011 का क्वेश्चन है भाई सीडीएस का. देखो, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ उसके बाद जो स्टेट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, 4 में. तो 4 टाइप की कैटेगरीज थी और उनको अलग अलग बंदे रूल करते थे. जैसे जो आपकी इसमें आंसर होगा सी, जो गवर्नर है वो आपका एग्जीक्यूटिव हेड था ए स्टेट्स का. राज प्रमुख जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड था बी स्टेट्स का. और चीफ कमिश्नर जो है वो सी और डी टाइप की जो स्टेट्स थी उनके हेड थे. इसमें क्या था भाई, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो स्टेट्स थी 11 वो तो आ गई ए के अंदर. उसके अलावा आपके आगे कुछ क्या बोलते हैं, क्या है यार, यूनियन टेरिटरी टाइप, वो आ गई बी के अंदर. और सी और डी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके आइलैंड्स और कुछ और एरिया जो हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वो सारे आ गए थे डी स्टेट्स के अंदर, या जो डी कैटेगरी की स्टेट्स थी उनके अंदर. 49th पे आते हैं, 49th पे आते हैं भाई, हाँ 49th ये रहा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोम्यूलिगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950. भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि सबसे पहली बार हमने 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था. और ये बात हमने कब कही थी? 1929 के कांग्रेस के सेशन के अंदर. तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आंसर. दिस डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929. कहाँ पे? लाहौर में. लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था. और ये बात कही थी कि हम हमारा हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो इस दिन को याद करने के लिए हमने इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट आपका इलेक्टेड हो. और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे पानी पी लेते हैं भाई एक बार, गर्मी बहुत है यार. द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय. सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया वो किसने दिया था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ये आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे. एम.एन. रॉय जो हैं वो कम्युनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे या कम्युनिस्ट विचारधारा के थे. तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे. और अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ. और चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करेंगे और बोले जय श्री राम. अगर पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम टॉक्स पे सर्च करें, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे आप मुझे पर्सनली मैसेज भी भेज सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत. और प्रैक्टिस सेट 3rd के लिए प्रिपेयर रहें और इनको सोल्व करें. आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी और उसके बाद चेक करें कितने सही हैं कितने गलत हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.